बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ जो है उसके डिफरेंट काजेज़ होते हैं, डिफरेंट उसके रीजंस होते हैं। इसमें हमने जो है वो स्ट्रोक की बात की थी, इस्कीमिया हाइपोक्सिया की बात की थी, इन्फेक्शन की बात की। तो हमारे पास हाइपोक्सिया इस्कीमिया वो हमारे पास दो रीजन को इन्वॉल्व करते हैं, फोकल को या फिर ग्लोबल को। जो फोकल होते हैं वो लोकलाइज्ड एरिया पर होंगे, जबकि जो ग्लोबल होते हैं, अब हम बात करेंगे ग्लोबल की, तो उसको कम्प्लीटली जो है हमने इस वीडियो में कवर करना है। तो ग्लोबल सेरेब्रल हाइपोक्सिया जो होता है वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो कॉज करता है। परफ्यूजन क्या होती है? परफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। जो है वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो परफ्यूजन कहलाता है। तो हमारे पास जो सेरिब्रम को जो है वो ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को मिलती है, उसके अंदर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे जो कंप्लीट ब्रेन है, उसके जो तमाम सेरिब्रम है, उसके दोनों हेमिस्फीयर जो है उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट होते हैं या तो कोमा में चले जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो आउटकम्स हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारा हाइपोक्सिया है उसकी सिवियरिटी क्या है, या फिर हमारे पास जो डैमेज हुआ है पार्ट या इंजरी जो हुई है, जो स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रेस ब्रेन के टिश्यूज़ को जो है वो मिला है, उसका जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो जो इंसल्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको जो है वो हार्मफुल इवेंट, इंजरी या फिर स्ट्रेस की वजह से जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन को इफेक्ट करी, उस चीज़ को जो है वो हम इंसल्ट कहते हैं मेडिकल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास इंटेंशनली हार्म जो है वो इंटेंशनली हार्म या कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एग्रेसिव होती है किसी भी मतलब अनकंडीशनल स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और जो है वो हाइपोक्सिया इस्कीमिया भी हो सकता है इसका रीज़न। ठीक है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी किस चीज़ से लेते हैं? दो ही चीज़ों से लेते हैं, या तो ऑक्सीजन से या फिर उनको जो है वो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज से मिल रही होती है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक नहीं होती, तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हो गए, ग्लायल सेल या अदर सपोर्टिव सेल्स, तो वो जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, तो उसके अंदर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है जिससे जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट की सप्लाई, अपनी एनर्जी की सप्लाई को जो है वो हासिल कर सके। तो हमारे पास जो हाइपोक्सिया होता है उसकी वजह से न्यूरॉन्स जो है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरोनल डेथ जो है वो हमारे पास वाइड स्प्रेड में हाइपोक्सिया की वजह से या इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब है कि हमारा जो एंटायर हेमिस्फीयर है, एंटायर सेरिब्रम है, तो वो सारा जो है वो डेड हो जाएगा। इसके अंदर जो पेशेंट अगर सर्वाइव कर भी जाए, अगर कोई पेशेंट बच जाता है, तो वो जो है वो हमारे पास ऐसी कंडीशन के अंदर होता है, वेजिटेटिव स्टेट के अंदर। जैसे कि आपने डिफरेंट जगहों से सुना होगा, कि डिफरेंट लोगों से सुना होगा कि एक पेशेंट है, जो है वो उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है अभी काम कर रहा है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। आप उनसे कमांड देते हैं, उन्हें डिफरेंट आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो गवर्नमेंट पेशेंट्स हो गए, पैरालाइज्ड पेशेंट्स हो गए, तो ऐसे पेशेंट जो है अगर सर्वाइव कर भी जाते हैं कुछ अर्से तक, तो वो जितना अर्सा ऐसा मतलब जिनके अंदर ग्लोबली सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाए, तो फिर उसके अंदर जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाएगा या पैरालाइज हो जाएगा। वो मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट पे होगा, वो अपने प्रॉपर मोटर फंक्शन या सेंसरी फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली नहीं कर सकता एज नॉर्मल। ठीक है, ब्रेन की डेथ हो जाती है। इसके जो इस्कीमिया है अगर ग्लोबली हो जाए, तो ब्रेन हमारा जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, जब हम इसका टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो ईईजी टेस्ट है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, उसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल एब्सेंट नज़र आती है। तो हमारे पास जो ईईजी है वो फ्लैट नज़र आती है। ठीक है, ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है। इसके अंदर ब्रेन स्टेम क्या होता है? वो पार्ट होता है ब्रेन का लोअर पार्ट, जो कि हमारे पास सेरिब्रम को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है स्पेसिफिक स्टिमुलाई के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास हमें जो है वो बहुत अचानक से कोई लाइट जो है वो हमारी आंखों में पड़ती है, तो हमारे पास जो हमारी आंखों के अंदर प्यूपिल होता है वो क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे पास जो है वो लाइट जो है वो डायरेक्टली हमारी आइज़ में पड़ती है, तो वो कंस्ट्रक्शन, तो वो एक हमारी बॉडी का नॉर्मल जो है वो रिस्पॉन्स होता है, जो कि
हम डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस हैं उन पेशेंट्स के अंदर, जो ग्लोबल इस्थीमा के पेशेंट्स होंगे उसके अंदर वो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, आपके पास सेरेब्रल परफ्यूजन यानी कि ऑक्सीजन का या न्यूट्रिएंट सपोर्ट का जो ऑर्गन को या टिश्यू को जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मिल रहा होता है, वो सेरेब्रम को जो है वो नहीं मिल रहा होता ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो ब्रेन है वो आपको एंडोमेटस स्वेलिन नज़र आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में जब हमें देख ओवरऑल ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, न्यूरोनल लॉस, ग्लायोसिस जो है वो उनके अंदर एक अनइवन पैटर्न नज़र आता है, जिसकी वजह से हमारे पास लेमिनार नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल्स और सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ये सारे हमारे पास ब्रेन के सेल्स हैं, जो कि हाइपोक्सिया की वजह से, इस्केमिया की वजह से या हाइपोक्सिया की वजह से जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में जो है हमारे पास क्या नज़र आएगी? स्वेलिंग नज़र आएगी, इसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो मिमिक्रीज नज़र आएंगी, और न्यूरोनल लॉस, न्यूरॉन्स और ग्लाइसिस जो है वो आपको एब्सेंट नज़र आते हैं या फिर डेड नज़र आते हैं। ठीक है, ये एक आपको क्रॉस पिक्चर दिखाई हुई है सेरेब्रम की, जिसमें कम्प्लीटली देख सकते हैं दोनों हेमिस्फेयर आपका जो ब्रेन स्टेम है तमाम जो है ब्रेन जो है वो हाइपोक्सिया की वजह से जो है वो इंट्राक्रेनियल हेमरेज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, क्रेनियम के अंदर से जो है क्रेनियम के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, पैरेन्काइमल्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट फंक्शनल टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं वो फंक्शनल जिस सेल्स की वजह से वो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर अगर पैरेन्काइमल टिश्यू किसी वजह से जो है वो डैमेज हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, मीन्स हमारे ब्रेन के सेल्स कौन से? न्यूरॉन्स हैं, ग्लायल सेल्स हैं, अदर सपोर्टिव सेल्स हैं। अगर उनके अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, हमारी आर्टरी बस्ट हो जाती है या फिर वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती है, तो वो उनको जो है वो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन कॉज होता है पेरेन्काइमल हेमरेज का यानी इंट्राक्रेनियल हेमरेज का, तो वो क्या होता है? सबसे कॉमन जो है वो हाइपरटेंशन। ऐसे पेशेंट जिनका जो ब्लड प्रेशर है रेज़्ड हो जाता है, कभी-कभी जो है वो सडन उनके अंदर जो है वो हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रेज़्ड कर जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर ब्रेन हेमरेज होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि उन्होंने जो है वो बहुत टेंशन लिया, उनकी जो ब्रेन की नस थी वो फट गई और उनकी डेथ हो गई, या फिर जो है वो पैरालाइज़ हो गए या कोमा में चले गए। तो इस वजह से जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ होता है इंट्राक्रेनियल या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज का। ठीक है, हाइपरटेंसिव हेमरेज स्टार्ट कहाँ से होता है? जो एथेरोस्क्लेरोसिस या हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी थ्रोम्बस की वजह से हो सकती है, किसी जो है वो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है, या फिर किसी सडन जो है सडनली ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से जो है वो किसी इंजरी ट्रॉमा की वजह से रेस्ड हो जाए, तो फिर इस वजह से जो है वो हमारे पास हाइपरटेंसिव हेमरेजेस होते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रेन की स्मॉल आर्टरीज हैं, जो कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, ये सारी लोकेशन आपको दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि बेसल गैंग्लिया में, थैलेमस में या फिर पोंटाइन टेगमेंट में सारी कॉमन इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर हमारे पास इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होता है। ठीक है, सबसे कॉमन कॉज इसका क्या है? हाइपरटेंशन है। ओरिजिनेट कहाँ से हो किस वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, और हमारे पास बेसल गैंग्लिया, थैलेमस वगैरह इसकी कॉमन अफेक्टेड एरिया हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंट्रापेरेन्काइमल की जो है वो और किस वजह से हो सकता है, क्या और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एक अमेलॉइड प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, जिसकी एक्यूमुलेशन अगर ब्लड के अंदर हो जाए, तो हमारे पास ये जो ब्रेन के अदर लोब्स हैं उसके अंदर ये जाके जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से यहाँ पर हमारे पास हेमरेज कॉज कर सकता है। तो ये प्रोटीन अगर एमिलॉइड प्रोटीन इसकी एंजियोपैथी की वजह से ये भी एक रिस्क फैक्टर है हेमरेज का। ठीक है, अगर मतलब कि ये प्रोटीन एमिलॉइड प्रोटीन जो है इसकी एक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड के अंदर, एबनॉर्मल प्रोटीन है ये। ठीक है, तो अगर ये ब्लड के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फिर ये ब्रेन के लोब्स को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एक्यूट इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल क्लॉट कंप्रेसिंग एडजेसेंट पेरेन्काइमा। क्या मतलब इसका? कि ब्रेन के टिश्यू में क्लॉट बना, उसने ब्रेन के सराउंडिंग टिश्यूज को कंप्रेस किया, डैमेज किया और बस्ट होकर ब्लीडिंग कॉज कर दी। ठीक है, देन ये आपको एक प्राइमरी जो है वो पेरेन्काइमल हेमरेज दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो राइट हेमिस्फीयर है इसके अंदर आपको एक बड़ा सा जो है वो ब्लड क्लॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको एक लार्ज जो है वो एक अडल्ट का बेसल गैंग्लिया रीजन पे जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है? हेमरेज नज़र आ रहा है, जिसका जो रीज़न था वो हाइपरटेंशन था। ठीक है, अब ये जो है एक कॉज होता है स्ट्रोक का। कॉजेज़ ऑफ सब एरेक्नोइड स्पेस, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर जो है वो हेमरेज हो जाए यानी ब्लीडिंग हो जाए, तो उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं?
सेक्युलर एन्यूरिज्म यानी बेरी शेप। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक वीक स्पॉट बल्ज शेप की वेसल्स वॉल के अंदर आपको क्या एक बलून शेप्ड जो है वो फिल हो जाता है। किस चीज़ से? ब्लड की वजह, ब्लड से फिल हो जाता है, और किसी भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है, किसी भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है, लेकिन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती हैं वो हमारे पास आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, एन्यूरिज्म जो है वो ये फिल्ड हुई और किसी भी वजह से बस्ट हो गई, तो ये एक रीज़न है। सेकंड हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ ट्रॉमेटिक हेमाटोमा। फॉर एग्जांपल हमारे हेड से कोई इंजरी होती है हेड में, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से हम गिर जाते हैं या फिर कोई भी रीज़न होता है, तो अगर कोई हेड इंजरी होती है उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो ब्लड जो है वो CSF के थ्रू जो है वो दूसरी जगह पे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर चला जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द ट्रॉमेटिक हेमाटोमा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, मतलब हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, उसने क्या किया, वेसल वॉल को रप्चर कर दिया। ठीक है, वेसल वॉल रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो रेस्ट कर जाए, तो हमारी वेसल जो है वो रप्चर कर सकती है एक्सट्रीम ब्लड फ्लो की वजह से। ठीक है, चौथी जो रीज़न है वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द वेसल्स होती है। ठीक है, वेसल्स जो है वो एबनॉर्मली कनेक्ट होती हैं दूसरी वेसल्स के साथ, तो फिर हमारे पास वो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन का रीज़न बन सकती हैं। ठीक है, पांचवी कंडीशन है हेमाटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। अगर ऐसे पेशेंट्स होंगे हीमोफीलिया के, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि उनको जो है वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो है इसका कॉज ट्यूमर भी होता है, जैसे कि हमारे पास एक ट्यूमर की टाइप होती है मेनिनजोमास, तो वो भी हमारे पास ब्लीडिंग कॉज कर सकता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद है एन्यूरिज्म कॉजिंग इन्फेक्शन इनटू द एंटीरियर रीजन। एन्यूरिज्म में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वीक स्पॉट होता है, बल शेप होता है, वैसे वॉल के अंदर एक बलून सा बन जाता है और वो ब्लड फिल्ड होता है। ज़्यादातर हमारे पास आर्टरीज जो है वो इसकी कॉमन इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये इसको आपको जो है वो 4-5 सिखाए हुए हैं। तो सबसे पहला रीज़न है एथेरोस्क्लेरोटिक, मीन्स कि आपको जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी हार्ड ब्लड आर्टरीज जो होंगे वो हार्ड हो जाएंगे और फिर वो बस्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, हार्ड हो जाएंगी तो फिर उनके अंदर जो है वो फ्रिक्शन नहीं रहती और फिर वो बस्ट होने के चांसेस उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइकोटिक, मीन्स कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इवन फंगल इन्फेक्शन होगा तो फिर हमारे पास जो है वो रीज़न भी हो सकता है एंटीरियर रीजन्स के अंदर जो है वो हेमरेज का। इसके अलावा चौथा जो है वो थर्ड आपको बताया हुआ ट्रॉमेट, किसी भी हेड इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, सडन ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से जो है वो एंटीरियर रीजन पे आपके इन्फेक्शन बन सकता है। इन्फेक्शन क्या होता है, सेल डेथ होती है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो सेल डेथ है ब्रेन की। किसी भी अगर रीजन पे जो है वो सेल्स की डेथ हो रही तो उनको इन्फेक्शन कहेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपको जो है वो ब्रेन का बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा है डायसेक्टिंग, मीन्स के जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर एक टेयर फोर्स जो है वो जनरेट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो चांसेस होते हैं कि आर्टरी बस्ट हो जाएगी और फिर हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है वो सर्किल ऑफ वेलिस, यानी कि इसके थ्रू जो है वो आपको आपकी ब्रेन को जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो ब्लड जो है वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट साइट्स दिखाई हुई हैं जो कि सेक्युलर एन्यूरिज्म के अंदर जो है वो कॉमन साइट है, जहाँ पर जो है वो इस तरह से एन्यूरिज्म आपको मैंने बताया था कि वो क्या होता है, बल शेप वेसल बलून की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रीजन्स पे ये जो है वो दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थोड़ा सा आगे जो है वो 40% केसेस में होता है कि यहाँ पर जो है वो एन्यूरिज्म बनता है। ठीक है, 20% केसेस के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर दिखा हुआ है मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पर आपको 20% कॉमन एरिया है जहाँ पर एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, इसके अलावा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की जो यहाँ पर आपको एंड पे दिखाया हुआ है 34% यहाँ पर जो है वो
एन्यूरिज्म्स होते हैं और 4% जो है वो बेसिलर आर्टरी की जो है वो एज पे दिखाया गया है। ये डिफरेंट ये साइट्स हैं जहाँ पर एन्यूरिज्म्स होते हैं। तो एन्यूरिज्म अभी आपको समझ आएगा कि ये क्या है। एक बलून फिल्ड होता है जो कि ब्लड से फिल्ड होता है और वो किसी भी रीज़न की वजह से फट जाए तो फिर वो हेमरेज कॉज करता है। ठीक है, ये आपको एक ग्रॉस पिक्चर दिखा हुआ है, सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर जो है वो हेमरेज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं केसेस के। हमारे पास एग्जाम्स के अंदर किस तरह से जो है वो पूछा जाता है। एक केस 2-3 केसेस इस स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। पहला केस है एन 75 ईयर्स ओल्ड राइट हैंडेड